आज हम अपनी चौथी क्लास पे जा रहे हैं। चौथी क्लास का मतलब है आज पॉलिटी की आपकी चौथी क्लास होने जा रही है। ठीक है, चौथी क्लास है आज पॉलिटी की। जो भी देख रहे हैं, मैं बार बार कहूंगी, हमेशा जो भी ग्रुप हुआ करे उसे आप पहली बार से फॉलो किया करें कि क्या चल रहा है क्या नहीं। उसमें मुझसे बार बार पूछने की कतई जरूरत नहीं है। आप ग्रुप इसीलिए बनाया गया है कि आपको सारी चीजें, तो आप जब भी जुड़े हमेशा पहली चीज पहली क्लास से देखें, ग्रुप का पहला मैसेज से देखें। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आज हमारी जो क्लास है वो ये आज हमारा जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि भारत में संघ का स्वरूप। हमारे यहाँ पे संघ का जो मतलब है, संघ से आप क्या समझते हैं तभी आप समझ पाएंगे स्वरूप कैसा है। संघ का सीधा सा मतलब आप जाएंगे तो हमारे यहाँ पे जो संघ है, संघ का मतलब पहले आप संघ का मतलब समझ लें। संघ का मतलब क्या है कि भाई जो सरकार है वो 3 स्तरों पे बटी होगी, या 2 कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे 3 स्तर पे है। तो जो सरकार जितने स्तरों पे बटी होती है वही संघ कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ पे केंद्र, राज्य और स्थानीय 3 स्तरों पे बटी हुई है, तो ये हमारा संघ का स्वरूप हो गया कि ये जो संघ है वो इस तरीके का होगा। ठीक है, कहीं कहीं पे संघ केवल यही केंद्र ही होता है, राज्य और ये नहीं होते हैं, तो सबका अपना अपना है। यहाँ संघ का मतलब होता है कि भाई कितने लेवल पे सरकार बटी हुई है, कितने लेवल पे चीजें डिवाइड की गई हैं। ठीक है, शक्तियों का विभाजन कितने चीजों पे किया गया है, उस तरीके से इसको समझेंगे। संघ का मतलब जब भी है तो सीधा सीधा इनसे आप मतलब निकालेंगे। ठीक है, केंद्र, राज्य और अगर नीचे और बटा हुआ है तो वो। ठीक है, अब इधर आएंगे आप नोट्स पे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पूछा गया है कि भाई संघ का स्वरूप कैसा है हमारे भारत का, तो हमें भाई समझना पड़ेगा आजादी के बाद जो संघ का स्वरूप है वो सहकारी, मतलब ये जो 3 स्तरों में सरकार बटी थी, 1, 2 और 3, इसमें जो संघवाद की स्थिति है वो कैसी है, सहकारी है। मतलब हम मिलजुल के काम करते हैं, सहकारितावाद है हमारे बीच, मतलब एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं। सहकारिता का सीधा सा मतलब सहयोग है कि सहयोग से चलते हैं। आपातकाल के समय एकात्मक हो जाता है। एकात्मक मतलब सिर्फ एक ही रह जाता है, वो भी उच्च शक्ति, जैसे केंद्र रह जाता है। जैसे आप देखते हैं आपातकाल लग गया होता है ना, या कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं तो उसमें ये सारी चीजें एकात्मक हो जाता है। फिर अगर इकोनॉमिक के हिसाब से देखें तो जो उदारीकरण के बाद से 1991 में जब हम उदारीकरण लेके आए अपना, तो हमारे यहाँ पे संघ कैसा होगा, राजकोषीय संघवाद। मतलब पैसों को भी हमने 3 स्तरों पे बांटना शुरू किया। ठीक है, मतलब 3 स्तरों को हमने आत्मनिर्भर बनाया, उनको खुद सक्षम बनाया। तो ये सारी चीजें थी हमारे यहाँ पे। तो संघवाद का स्वरूप 3 स्तरों पे था, वो याद रखेंगे। सहकारी संघवाद आजादी के बाद हुआ, एकात्मक आपातकाल के समय, जैसे भी जिसमें केंद्र प्रभुत्व, जो मतलब केंद्र का जो प्रभुत्व आ जाता है सबसे ज्यादा, तो वो एकात्मक संघ हो जाता है। राजकोषीय संघवाद, यहाँ पैसों की बात की गई है। ठीक है, आ जाइए अब इधर। तो इसमें किसने क्या क्या कहा, देखिए केसी वियर ने बोला था कि भारतीय जो संविधान है वो अर्ध संघात्मक है। याद रखें, मतलब संघ तो है, मतलब पूरी तरीके से संघात्मक नहीं है। तो ऐसा किसने बोला था कि पूरी तरीके से संघात्मक नहीं है, केसी वियर। ठीक है, फिर अधिक कठोर और अधिक लचीला के महत एक अच्छा संतुलन है, मतलब इन दोनों का जो बीच का संतुलन है वो आपका भारतीय संविधान है। मतलब यहाँ दो, एक तो संघवाद पे बात हुई है, बोला गया है संघ को लेके, संघीय व्यवस्था को लेके, और दूसरा बोला गया है संविधान को लेके। तो इन्होंने आपके संघ के स्वरूप को लेके बोला इनका संघात्मक कैसा है, अर्ध है। दूसरा संविधान को लेके उन्होंने बोला कि कभी कठोर हो जाता है, कभी बहुत लचीला हो जाता है, इस हिसाब से इनका बेहतर संतुलन है। ठीक है, जेनिंग्स ने बोला था, सर जेनिंग्स ने बोला था संविधान को वकीलों का स्वर्ग। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर और एक और इन्होंने थोड़ा सा आग लगाने वाली बात कही थी कि संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों को कम में महत्व दिया है, ऐसा जेनिंग्स। तो कुल मिला के जेनिंग्स हमेशा आलोचना कर रहे हैं, तो वैसे भी कहेंगे तो आलोचनात्मक। जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, किसी प्रश्न में आलोचना की गई लेकिन हमने उसको नहीं सुना, तो हमको एक ये ट्रिक क्या समझ में आ गई, जेनिंग्स है थोड़े से कैसे है, कठोर प्रवृत्ति के हैं भारत के संदर्भ में, तो हमने ये समझ लिया। ऐसे ऊपर आप जाएंगे तो ये ठीक कह रहे हैं, मतलब ये जब वेयर हो गए तो ये क्या पॉजिटिव चीजें कह रहे हैं भारत के संबंध में। तो कभी ऐसे कथन आ जाए कि आपको नहीं पता है तो आप इनकी प्रवृत्ति को देख के आप तुक्का मार सकते हो और आपका लगभग सही होगा। ठीक है, ऑस्टिन कह रहे हैं, ऑस्टिन महोदय कह रहे हैं कि जो भारतीय संघ वो सहकारी संघवाद है, मतलब इसमें केंद्र, राज्य और तीसरे स्तर की सरकार है, सब मिलके काम करते हैं, मतलब सहकारिता है इनके संघवाद में। ठीक है, एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, इस तरीके का। तो ऑस्टिन भी अच्छा ही कह रहे हैं। तो एक मोटी मोटी ये हो गई। फिर
मॉरिस जॉन्स ने क्या कहा कि इनका जो संघवाद है सौदेबाजी वाली व्यवस्था है, कि जो भी है पैसा टका और ये सब, ये केवल सौदा करते हैं संघ और केंद्र आपस में और चीजें डिलीवर करते हैं। मतलब एक तरीके से इन्होंने भी निगेटिव कहा कि सौदेबाजी वाली व्यवस्था है। ठीक है, कि मान लीजिए किसी केंद्र में इनकी सरकार है तो उससे सौदेबाजी करेंगे, नहीं है तो उस टाइप की सौदेबाजी करेंगे, तो ऐसा कुछ बोला उन्होंने। अंबेडकर जी ने कहा था कि भारतीय संविधान पवित्र दस्तावेज है। दूसरा, प्रकृति से एकात्मक है और आत्मा से प्रकृति से तो संघात्मक है, कि इनका नेचर कैसा है, संघात्मक, लेकिन आत्मा से जो मूल रूप है वो कैसा है, एकात्मक, मतलब केंद्र को सशक्त ही माना गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, और संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। यही एक वजह है जिस वजह से हमने अपने संघवाद को कैसा बनाया है, कठोर के साथ साथ लचीला। ठीक है, इस तरीके से मेंस में भी आपको आइडिया मिल जाता है। ठीक है, और जो अंबेडकर जी ने बात कही थी वही एसआर बॉम्बई केस में भी संघवाद को लेकर बात आई थी कि स्वरूप से संघात्मक लेकिन आत्मा से एकात्मक है, और ये जो है इसका मूल ढांचा और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तो आपका कभी पूछ ले कि मान लीजिए संघवाद है वो संविधान का मूल ढांचा किस केस में, तो एसआर बॉम्बई केस याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें और कोई केस है नहीं विशेष। ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब आते हैं हम अपनी प्रस्तावना पे। ठीक है, प्रस्तावना आने से पहले एक बार प्रस्तावना देख लेते हैं।